गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित भारतीय दल व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और आज की कक्षा में हम देखेंगे कि हमारी जो दलीय व्यवस्था है इसके जो दोष हैं, जो विकृतियाँ हैं या जो इनकी अपन विशेषता भी कह सकते हैं कि इस प्रकार की हमारे यहाँ पर दलीय व्यवस्था की जो विशेषता दिखाई देती है, जो भी माने तीनों में उपयुक्त बैठती है, हम आज इसका अध्ययन करेंगे। इनमें से कुल कुछ हमने कल भी डिस्कशन किया था, जिसमें देखा था बहुदलीय व्यवस्था कि हमारे हिंदुस्तान में ब्रिटेन और अमेरिका की तरह द्विदलीय व्यवस्था नहीं है या चाइना की तरह एक दलीय व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है। मतलब आज हमारे भारत में देखें आप, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो 8 हैं, जो राज्य स्तरीय पार्टी है वो 52 के आसपास है और जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं वो भी आज 2500 से ऊपर पार्टियां हैं। सोचो आप कितनी पार्टियां होंगी आप, ठीक है। तो इतना सब कुछ, नेशनल पार्टी भी 8 हो गई, राष्ट्रीय पार्टी 8 हो गई है। तो आप समझ सकते हो कि इतना बहुदलीय व्यवस्था वाला या बहुदलीय प्रधान हमारा ये जो राजनीतिक दल है ये हमारी विशेषता को स्पष्ट करता है, ठीक है। दूसरा हम ये देखते हैं कि हमारे देश के जो राजनीतिक दल हैं उनमें बिखराव, विभाजन और दलीय व्यवस्था में बहुत बड़ा अस्थायित्व बना हुआ है। ये हमारे लिए विशेषता भी है और दोष भी है। किस प्रकार से देखो, मैंने आपको पहले स्पष्ट किया था भारत में अनेक राजनीतिक दल हैं। इस सभी में ऐसा नहीं है कि किसी एक में पाया जाता है, तो सब में यही पाया जाता है कि कोई जो भी दल है उसमें बिखराव होता है, टूटते हैं, विभाजन होते हैं, नई पार्टी होते हैं, असंतुष्ट नेता नई पार्टी का गठन कर लेते हैं, अलग अलग गुटबाजियाँ करते हैं, ये समस्या बनी रहती है। सबसे पहले देखें, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी में से एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला विभाजन 1969 में हुआ, ठीक है। और इस विभाजन के फलस्वरूप सत्ता कांग्रेस और संगठन कांग्रेस अस्तित्व में आई। धीरे धीरे संगठन कांग्रेस तो लुप्त तो होती गई और उसके जो भी सदस्य थे धीरे धीरे जनता पार्टी उसमें उस तरफ जुड़ गई। और जो सत्ता कांग्रेस थी उसका फिर 1978 में और विभाजन हो गया और 1978 में कांग्रेस आई, इंदिरा कांग्रेस के रूप में अस्तित्व में आई। फिर इसका विभाजन देखते हैं 1995 और 1999 और हुआ। आप देखेंगे ये शरद पवार, ममता बनर्जी, ये जिसे तारिक अनवर जैसे नेता थे, ये सब इसी से दूर होते गए, कांग्रेस में से निकली अलग अलग पार्टियां, एनसीपी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, ऐसे केरल कांग्रेस जैसी पार्टियां अलग अलग लोगों ने बनाई। इस पर समझ सकते हैं कि सभी ज़्यादातर प्रमुख दलों का जो भी आप देखेंगे कि आज जो भी क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी दिख रही हैं बीजेपी को छोड़कर, सब कांग्रेस, इनकी जो मातृ पार्टी है वो कांग्रेस के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। और ये आप देखेंगे कि जो जनता पार्टी 1977 में सत्ता में आई थी वो भी कालांतर में लगभग 4 भागों में विभाजित हो गई। इसलिए विभाजन और विलय की प्रक्रिया भारत के इस लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का ये लंबी प्रक्रिया बनी हुई है और लंबे समय से ये प्रक्रिया चलती रही है, ठीक है। और यही नहीं, हमारे जितने भी जो भी दल हैं वो आपस में गुटबाजी के शिकार बने हुए हैं और गुटबाजी केवल राष्ट्रीय पार्टियों की नहीं है, क्षेत्रीय पार्टियों में भी गुटबाजी चल रही है। इसलिए स्थिति यह है कि आज एक राजनीतिक दल जन्म लेता है तो कल उस पर टूटन फूटन समाप्ति या किसी अन्य दल में विलय की स्थिति पैदा भी हो जाती है। इस प्रकार राजनीतिक दलों में कोई स्थायित्व नहीं है, राजनीतिक क्षेत्र में अस्पष्टता बनी रहती है। ये भारतीय दल व्यवस्था की सबसे बड़ी विकृति है। आप देखेंगे जैसे बसपा, राजस्थान विधानसभा की बात कर रहा हूँ, बसपा के 6 सदस्य जीते जो बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव के मैदान में उतरे थे और जीत अर्जित करके आए। लेकिन क्या हुआ, 6 के 6 सदस्य आज कांग्रेस में विलीन हो गए। अब फिलहाल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट मैटर चल रहा है, देखो निर्णय क्या होता है, लेकिन आपको सोचने वाली बात है, ये गलत है। इस प्रकार से बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसके सदस्य जीते इसके आधार पर और आज वो किसी और पाले में खड़े। अब अगर एक होता तो उसके मान्य सदस्यता खत्म हो जाते, लेकिन टोटल जितने सदस्य थे 6 के 6 चले गए तो 2/3 से ज़्यादा सदस्य किसी अन्य दल में जाते हैं तो वो दल बदल भी नहीं माना जाता, वो तो पूर्ण रूप से पार्टी का विलय कहलाता है। तो इस प्रकार से ये जो घटनाक्रम होता है ये बहुत ही अलग है। इस प्रकार से
तो ऐसे ही अपन को हिंदुस्तान में कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी केवल राजस्थान के हैं, आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, आपको मणिपुर में मिलेंगे, ताज़ा तरीन उदाहरण सब कुछ देखने को मिल रहा है, कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। ये बहुत कुछ ऐसा दिखाई देता है हमारे भारत के राजनीतिक दलों में। तीसरी जो विकृतियाँ दोस्त देखा जाता है वो है कि हमारे देश के अधिकांश राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र और अनुशासन का बेहद अभाव है। राजनीतिक दलों में सबसे बड़ा खेदजनक तथ्य यह है कि अधिकांश राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है ही नहीं, वे अनुशासनहीनता से पीड़ित हैं। और अधिकांश राजनीतिक दलों में लंबे समय से संगठनात्मक चुनाव भी नहीं हुए, उन्हें केवल एडहोक बेसिस या तदर्थ आधार पर मनोनयन की पद्धति के आधार पर सब कुछ चल रहा है। आप देखेंगे कि हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र में सुशासन, पारदर्शिता, अच्छा शासन देने की बात करते हैं, बड़े बड़े चुनावी वादे करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो भी राष्ट्रीय दल हैं उनमें आंतरिक जो लोकतंत्र होना चाहिए वो विद्यमान है ही नहीं। अनुशासनहीनता से पीड़ित हैं। हर एक पार्टी में अलग अलग गुटबाजी बनी हुई है। पार्टी के सचिव, राष्ट्रीय सचिव, कोई नेता किसके खिलाफ बोल रहा है, कोई किसके खिलाफ बोल रहा है, कोई किसका अपना मंतव्य दे रहा है, अपना वक्तव्य दे रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। एकदम से अनुशासनहीनता से सब कुछ पीड़ित चल रहे हैं। और दूसरा, हमारे चुनाव आयोग ने भी निर्देश दे दिए हैं कि जो भी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, राज्य स्तरीय पार्टी है, अपने संगठन का चुनाव करावें, लेकिन वो केवल एक ऐसा लगता है कि जिस पार्टी का निर्माण किया है, स्थापना की है, वो समझता है कि ये मेरी पुश्तैनी संपत्ति है, मेरी कंपनी है, इसमें मैं चाहूँ वही हो और कोई कुछ भी नहीं करे और मेरे खिलाफ कोई नहीं जाए। इसलिए वो सब कुछ एडहोक बेसिस पे पूरा बना हुआ है और मनोनयन की पद्धति आधार पर बना हुआ है। जबकि चुनाव में बार बार निर्देश देता है कि चुनाव करवाइए, लोकतांत्रिक। जब आप लोकतंत्र की बात करते हो तो आपके अंदर भी आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। चुनाव आयोग ने कई बार हमारे राजनीतिक दलों को कह दिया कि आप अपने संगठन में चुनाव संपन्न करो। कुछ स्तर पे हुए भी हैं, लेकिन बहुत कुछ कमियां रही हैं। सामान्य स्थिति ये रही है कि दलों के निर्माण की प्रक्रिया मर्यादा, सिद्धांतों, कानून आधार पर नहीं होता है, बल्कि दलों की आय व्यय का कोई लेखा जोखा भी सदस्यों के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है। कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई कानून नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं। बस आपने टिकट नहीं दिया, आपकी पार्टी में हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हमने पार्टी छोड़ दी, नई पार्टी बना दी, फिर नई पार्टी के मेरी इच्छा के अनुसार जो भी जैसा होगा देखा जाएगा। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान में ऐसे कई राजनीतिक दल हैं, जैसे आप जनता दल पार्टी देखो, आप समाजवादी पार्टी देखो, आप बसपा पार्टी देखो, आप इस प्रकार से आपको कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे जहाँ पर किसी प्रकार का आंतरिक लोकतंत्र में दिखाई नहीं देता है। और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि पार्टी के संगठनात्मक चुनाव हो, आप देखेंगे कुछ वर्षों पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव थे, राहुल गांधी ने पर्चा भरा था और जब कह दिया कि अगर कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता या कोई नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहे तो वो फॉर्म अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। वो पता होगा, एक टीवी डिबेट में आने वाले एक फेस है शहजाद पूनावाला, जिन्होंने राहुल गांधी के सामने अपना नामांकन पत्र भरा था। क्या हुआ? शहजाद पूनावाला को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। आपने राहुल गांधी के सामने फॉर्म कैसे भरा? तो कहने का तात्पर्य ये चीज़ होती भी है। वास्तविक रूप से किस लोकतंत्र का क्या स्वरूप होता है, ऐसा नहीं है कि केवल एक पार्टी का कह रहा हूँ, ऐसा कई पार्टियों में से दिखाई देता है कि जो भी कुछ प्रमुख जो बने हुए हैं पार्टी के कर्ता धर्ता संगठन के नेता, वही सब कुछ चलाना चाहते हैं। तो ये ऐसा कई पार्टियों में दिखाई देता है, क्षेत्रीय पार्टियों में, राष्ट्रीय पार्टियों में। अगला है संख्या बल की दृष्टि से शक्तिशाली लेकिन विभाजित विपक्ष। देखिए, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर विपक्ष बहुत बड़ा है, शक्तिशाली है, संख्या खूब है, लेकिन विभाजित है। किस प्रकार से? आप देखिए, 1967 से 77 से 79 के काल में, इन काल को छोड़ दें तो भारतीय राजनीति में सामान्यतः कमजोर और विभाजित विपक्ष की स्थिति रही है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं लोकसभा के चुनाव में देखें तो विपक्ष उस संख्या बल की दृष्टि से बहुत ही शक्तिशाली बनाया। आप देखेंगे कि 12वीं और 13वीं लोकसभा के चुनाव के बाद भाजपा के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार का गठन हुआ और मुख्य विपक्षी दल में जो मुख्य विपक्षी दल था वो कांग्रेस को ये दल की विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त थी।
लेकिन विपक्षी संख्या बल की दृष्टि से शक्तिशाली होते हुए भी वो कमजोरी से पीड़ित थी, और वो कमजोरी थी कि विपक्ष का विभाजित होना। विपक्ष एकमत हो ही नहीं पाता। जब भी किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर हो या किसी इश्यू पर हो तो विपक्ष अलग थलग दिखाई पड़ता है। कोई सत्ता पक्ष के साथ खड़ा है, कोई उसके पर अलग खड़ा है। तो भारत के राजनीतिक दलों की विशेषता ये भी दिखाई देती है कि जो भी राजनीतिक दल है वो एक प्रकार से जो विपक्ष है वो कमजोर दिखाई देता है, अलग थलग पड़ा दिखाई देता है। ठीक है, आपको पता होगा कि विपक्ष की इसी विभाजित स्थिति के कारण आप अप्रैल 1999 में विपक्ष ने वाजपेयी सरकार को गिरा दी थी। लेकिन स्थिति ये बनी कि बाद में ये विपक्ष देश को वैकल्पिक सरकार भी नहीं दे पाया। 14वीं लोकसभा के मुख्य विपक्षी दल की स्थिति भाजपा को प्राप्त थी। विपक्षी गठबंधन के रूप में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन था। 15वीं लोकसभा में भी यही स्थिति थी। 16वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को ऐतिहासिक सफलता हासिल हुई। भाजपा को स्वयं पूर्ण बहुमत की प्राप्ति हो गई। वही कांग्रेस को अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा, और इतनी बड़ी हार कि मुख्य विपक्षी दल होने का रुतबा भी उससे हासिल नहीं हो पाया। उसे 44 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि मुख्य विपक्षी दल कम से कम कुल लोकसभा सीटों का 10% होना यानी 55 सीटें होगी तो ही विपक्षी दल का दर्जा दिया जा सकता, जबकि इनको जो सीटें 44 मिली विपक्षी दल का दर्जा भी नहीं मिल पाया। इतनी इतिहास में सबसे बड़ी करारी हार देखने को मिली। अब उन्हें ये विपक्षी दलों के साथ मिलकर विपक्ष की भूमिका निर्वाह करना होगा। राज्य स्तर पर भी अधिकांश राज्यों में विपक्ष पर्याप्त शक्तिशाली है, लेकिन वहाँ पर भी हमें कमजोर दिखाई देता है। तो आपको ये भी देखना होगा कि भारतीय राजनीतिक दल विपक्ष में है संख्या बल में खूब ज़्यादा, लेकिन काफ़ी कमज़ोर दिखाई देता है। अगली जो हम देखते हैं कि भारत में क्षेत्रीय दलों की संख्या में ज़बरदस्त तरीके से निरंतर वृद्धि हो रही है। और आप जब भी चुनाव होते हैं लोकसभा के तो यहाँ राज्यों की विधानसभा के तो देखेंगे और भी कई पार्टियाँ बनती जाती हैं। आप देखेंगे 1996 से 2000 के काल में 2014 के काल में भारत में राजनीतिक दलों के पर्सन में मुख्य स्थिति ये बनी कि वो ये थी प्रमुखों की क्षेत्रीय दलों की संख्या में वृद्धि होना। संविधान लागू होने जाने के कुछ वर्षों के बाद भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व रहा, और उनमें से जो भी क्षेत्रीय दल प्रमुख थे जैसे डीएमके था, एआईडीएमके था, अकाली दल था, मुस्लिम लीग था, मुस्लिम मजलिस था, केरल कांग्रेस थी, शिवसेना, तेलुगु देशम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऐसे कुछ दल थे जो एक लंबे समय से चले आ रहे थे, जो देश के स्वतंत्रता के आज संविधान लागू होने के बाद से ये सब चले आ रहे थे। इसके अतिरिक्त देखते हैं अपन नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में भी जैसे देखें तो नागालैंड लोकतांत्रिक दल है, मणिपुर पीपुल्स पार्टी है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है, ऐसे क्षेत्रीय दल भी प्रभावशाली थे। अब 1995 तक स्थिति ये थी कि क्षेत्रीय दल लोकसभा में अपनी शक्ति और प्रभाव सीमित परिचय दे पाते थे, लेकिन 11वीं लोकसभा के बाद से लेकर अपन 14 लोकसभा चुनाव तक देखें तो क्षेत्रीय दलों की शक्ति में भारी अथाह शक्ति की वृद्धि हुई। इन लोकसभा चुनाव में अपन देखते हैं तो लगभग 170 के आसपास स्थान इन क्षेत्रीय दलों ने प्राप्त किया। 1996 से 2000 तक सभी केंद्रीय सरकारों के गठन और कार्यक्रम में क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ी। कुछ क्षेत्रीय दलों या गुटों ने भारतीय राज्य व्यवस्था में निर्णायकारी स्थिति प्राप्त भी कर ली। 16वीं लोकसभा के चुनाव में परिणाम क्षेत्रीय दलों को परिणाम तो उत्साहवर्धक नहीं है। इन चुनावों में क्षेत्रीय दलों को कुछ मिले जुले नतीजे दिए, और डीएमके से अधिकांश दलों के तो खाते भी 16वीं लोकसभा में नहीं खुले। ये जरूरी नहीं 17वीं लोकसभा में थोड़े बहुत उनको वापस एक बार पुनर्जीवन मिला। तो ये समझ सकते हैं कि क्षेत्रीय दल आज भारतीय राजनीति में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनकी संख्या और उनका प्रभाव भी बढ़ रहा है। अगला अपन देखेंगे दोस्तों है दलों में आंतरिक गुटबंदी। भारत की दल प्रणाली एक प्रमुख बात है, वो सबसे बड़ी बुराई के रूप में भी देखी जा सकती है कि विभिन्न दलों में आंतरिक गुटबंदी। लगभग सभी दल ऐसे हैं कि सभी में छोटे मोटे गुट पाए जाते हैं। एक वह जो सत्ता या संगठन के पदों पर आसीन है, और दूसरा वह जो असंतुष्ट गुट है। सत्ता और संगठन के पदों पर बैठा है, और दूसरा जो इनसे असंतुष्ट गुट है। इन गुटों में पारस्परिक मतभेद इस सीमा तक पाया जाता है कि कभी कभी चुनाव में एक गुट का समर्थन प्राप्त उम्मीदवारों को दूसरे गुट के सदस्य पराजित करने का पूरा भरसक प्रयत्न भी करते हैं। मतलब जब भी चुनाव होते हैं तो उसको लगता है कि इस गुट का सदस्य या उम्मीदवार ये है, तो उस दूसरे विपरीत गुट वाले उसको हराने की पूरी कोशिश करते हैं। भाजपा, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों में यही स्थिति है।
विशिष्ट विचारधारा आधारित मार्क्सवादी दल, वामपंथी दल, सब गुटों में भी गुटबंदी, ऐसा नहीं कह सकते उनमें गुटबंदी नहीं, सभी राजनीतिक दल इस गुटबंदी से परेशान हैं, पीड़ित हैं। और क्षेत्रीय दल तो और भी ज़्यादा आंतरिक गुटबंदी से गंभीर रूप से ग्रस्त हैं। ये हमारे राजनीतिक दलों की विशेषता दिखाई देती है। अगला है राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रम में स्पष्ट भेद का अभाव। भारत के राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रम में स्पष्ट भेद का अभाव है। इसी कारण वे जनता के समक्ष स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत करने में असफल रहे। वस्तुतः राजनीतिक दलों की नीतियां और कार्यक्रम अत्यधिक अस्पष्ट और निश्चित हैं। कुछ राजनीतिक दलों के पास अपना कोई निश्चित कार्यक्रम न होने के कारण उनके द्वारा अनावश्यक रूप से आंदोलनकारी राजनीति को अपनाया जाता है, विघटनकारी तत्वों को प्रोत्साहन दिया जाता है। और आज स्थिति यह है कि आर्थिक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जो भी जिस प्रकार से जो ऐसे मुद्दे जिससे तनाव बढ़ता हो या फिर हमारे सांप्रदायिकता को बढ़ावा हो या हमारी एकता अखंडता के लिए बहुत कुछ चुनौती बनकर उभर रहे हो, ऐसे मुद्दों को उठाकर इस प्रकार से राजनीतिक दल अपनी पहचान बना रहे हैं। और किसी भी प्रकार से कुछ भी ये किन प्रकार सत्ता मिले, सत्ता ही राजनीतिक दलों का असली धर्म बनता जा रहा है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि इन सब कोशिशों मतलब भारत के राजनीतिक दलों में जो भी अपनी विचारधारा, जो भी अपनी घोषणा पत्र और जिन विकास के मुद्दों को लगे ये प्राय कम हमें दिखाई देता है। अगला है राजनीतिक दल बदल। भारत में बहुत कुछ कोशिश करने के बाद भी हमने 1985 में 52वां संवैधानिक संशोधन करके 10वीं अनुसूची बनाई, 91 संविधान संशोधन करके और भी इस दल बदल कानून को मजबूत किया। फिर भी देश में दल बदल अभी तो रुका नहीं है। अभी ताजा तरीन उदाहरण आप राजस्थान का भी देख सकते हो। देखो, दल बदल की स्थिति सदैव से विद्यमान रही है, लेकिन 67 से 70 और फिर बाद में 77-79 के वर्षों में बहुत अधिक भीषण रूप से देखी गई थी। दल बदल राजनीतिक अस्थिर का कारण और परिणाम दोनों ही रहा है। इसने राजनीतिक वातावरण को दूषित करने का कार्य किया है। अतः लंबे समय से दल बदल पर रोक लगाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। और अपन देखते हैं कि 1985 में जब 52वां संविधान संशोधन करके दल बदल पर कानूनी रोक लगा दी गई थी, लेकिन इस कानून का प्रावधान यह है कि एक राजनीतिक दल के विभाजन, एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में विलय हो जाए तो दल बदल नहीं समझा जाएगा। कहने का तात्पर्य, एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल में विलय हो रहा है तो फिर वो दल बदल नहीं माना जाएगा। पर ऐसी स्थिति में फिर भी ये रुका नहीं, तो फिर 91 संविधान संशोधन 2000 के दौरान दल बदल पर पूर्ण रोक लगाने की चेष्टा की गई। लेकिन अभी एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक विलय के नाम पर दल बदल किए जा रहे हैं। और भी राजस्थान में बसपा का, कांग्रेस में हुआ ही हम देखा। तो इससे लेकर कई प्रकार के कानूनी राजनीतिक विवाद जन्म लेते हैं। तो दल बदल पर रोक प्रभावी रूप से जरूरी है, लेकिन होता है अभी भी। अगला है सभी राजनीतिक दलों और राजनीतिक अभियान की कथनी करने में भारी अंतर हमें दिखाई देता है। आप देखिए, सभी राजनीतिक या सभी लोकतांत्रिक देशों के राजनीतिक दल और उनके नेताओं की कथनी करने में अंतर देखा गया है, लेकिन भारत के राजनीतिक दल और उनके नेताओं की कथनी करने में भीषण अंतर कभी हाल ही के वर्षों में और भी ज़्यादा देखा गया है। वैसा अन्यत्र विशेष रूप से विकसित लोकतांत्रिक देशों में ऐसा देख पाना संभव नहीं है जैसा भारत में दिखाई दे रहा है। सभी ने लोक लुभावन मुखौटे ओढ़ रखे, वस्तुतः वे सत्ता के प्रति और केवल स्वयं के प्रति आत्मसमर्पित हैं। सभी दलों और नेताओं को ईमानदारी का घोर भाव है। परिणाम स्वरूप ये सभी जनता में अपना विश्वास होते जा रहे हैं। ये स्थिति बहुत ही चिंताजनक बनती जा रही है। और यही नहीं, सबसे बड़ी है वंशवाद, मैं और मेरा परिवार, इसको बढ़ाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का देख लीजिए आप, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अभी हाल ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। आप समाजवादी पार्टी देख लीजिए, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, इनके परिवार के कितने सदस्य, लगभग 4 से 5 सदस्य आज लोकसभा में इनके सदस्य चुनकर बैठे। यही आप देखेंगे बिहार में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और उनकी बेटी मीशा यादव। आप लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के रामविलास पासवान, उनका बेटा चिराग पासवान। इसी प्रकार से आप हरियाणा में देख लीजिए, इनेलो के ओम प्रकाश चौटाला और उनके पुत्र। नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला। और ऐसा नहीं है कि यही भारत का ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जहाँ पर ये वंशवाद की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। बीजेपी खुद इससे ग्रसित है। आप देखेंगे बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं जो अपने पुत्रों को टिकट दे रहे हैं। तो वंशवाद भारत की राजनीति में बहुत ही प्रबल तरीके से बढ़ रहा है।
इस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि भारत के अधिकांश राजनीतिक दल व्यक्ति की प्रधानता वाले हो गए। वंशानुगत नेतृत्व की प्रवृत्ति है। राजनीतिक दलों के छोटे बड़े नेतागण अपनी पारिवारिक सदस्यों को आगे बढ़ाने की चेष्टा लगे हुए हैं। राजनीतिक पारिवारिक कार्य और पारिवारिक व्यवसाय बनता जा रहा है। परिणाम स्वरूप जमीन से गहरे रूप से जुड़े या 2-3 दशकों से राजनीति की तपस्या कर सक्रिय कार्यकर्ता को गहरी हताशा और निराशा अनुभव हो रही है। ठीक है, आप देखेंगे कांग्रेस के अपवाद स्वरूप समय को छोड़कर 4 पीढ़ी से वंशानुगत नेतृत्व है। भाजपा में अध्यक्ष पद पर वाजपेयी, आडवाणी या कोई भी लगभग 3 दशक से सर्वोच्च स्थिति जो इनको वाजपेयी और आडवाणी को प्राप्त थी। लेकिन ये खैर अलग बात है, भाजपा ने काफ़ी लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे का लड़का आदित्य ठाकरे, दोनों ही, लोक जनशक्ति पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, लोकदल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऐसे जितनी भी रीजनल पार्टियां सब में हमें ये सब दिख रहा है, परिवार वंशवाद। और लास्ट अपन देख सकते हैं कि राजनीतिक दलों और राजनीतिक जीवन में अपराधी तत्वों और गतिविधियों में निरंतर वृद्धि। भारत के राजनीतिक दल और राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी प्रमुख विकृति है और भविष्य की दृष्टि से बहुत ही चिंताजनक स्थिति दिखती है। राजनीतिक दलों में राजनीतिक जीवन की स्वच्छता, विशुद्धता को महत्व होती जा रही है। उनका एक ही उद्देश्य रह गया है कि ये किन प्रकार अपना प्रभाव बढ़ाओ, सत्ता की प्राप्ति करो। परिणाम स्वरूप राजनीतिक दलों में आपराधिक तत्वों की संख्या, उनके प्रभाव, उनके वर्चस्व में निरंतर वृद्धि हो रही है। और पिछली जब लोकसभा 15वीं, 16वीं, 17वीं देखें तो इसमें बहुत सारे लगभग ऐसे हमारे संसद सदस्य चुनकर आए हैं जिन पर जबरदस्त तरीके से गंभीर मुकदमे चल रहे हैं। लगभग 200 के आसपास संख्या है जो जिन पर कोई न कोई आपराधिक केस दर्ज है। तो ये सब इस प्रकार से जब राजनीतिक अपराधीकरण भी बढ़ रहा है तो ये भी हमारे लिए दलीय व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, समस्या है कि ऐसे लोग चुनकर आज जा रहे हैं तो हमारे लोकतंत्र के लिए देर सवेर वो संकट का कारण बन सकते हैं। तो ये हमने कुछ देखे हमारी दलीय व्यवस्था के लिए 2 विकृतियाँ और जो हमें स्वरूप दिखाई देता है उसका सामने हमने प्रकाश डाला।